कमरे की फिजा में एक भारी संजीदगी और डाइनिंग टेबल पर सजी हुई चीनी की प्लेटों की हल्की खुशबू यकजा होकर जैसे खामोश दबाव बन गई थी। सरबराही कुर्सी पर बैठी निगत बेगम की निगाहें अपनी प्लेट पर नहीं बल्कि अपने बेटे के चेहरे पर टिकी थीं। इनकी दाईं तरफ नुमान खानजादा बैठा था, कमर सीधी, आंखों में वही सख्ती जो यूनिफॉर्म के साथ इसकी शख्सियत का हिस्सा बन चुकी थी। निगत बेगम रोबदार मगर थके हुए लहजे में बोली, तो कब जा रहे हो ड्यूटी पर? पिछली बार तो बहुत जल्दी चले गए थे। कोशिश करो इस दफा थोड़ी ज्यादा छुट्टियां गुजार लो। तुम्हारे बगैर ये घर बिल्कुल सुनसुन महसूस होता है। वो दोनों तितलियां घर में उड़ती रहती हैं, तुम होते तो काबू में रहती हैं। नुमान ने धीमे मगर पुरखलूस अंदाज में बोला, हाँ बेफिक्र रहे, इस दफा काफी छुट्टी पर आया हूँ। मतलब मिशन मेरा इधर ही का है, आपको रोज घर में ही नजर आऊंगा। फिलहाल कोर्स शुरू कर रहा हूँ, मुस्कान की यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन ले रहा हूँ। कुछ वहां के लोगों का जायजा भी लेना है। अंदर कोर ऑपरेशन चल रहा है, इसलिए ज्यादा करीब रहना जरूरी है। बहुत सी खबरें यूनिवर्सिटी के हवाले से मिल रही हैं। अब उम्मीद है ये खबर झूठी हो, लेकिन मालूम करने के लिए इर्द गिर्द ही रहना होगा। निगत बेगम की आंखों में एक लम्हे को खौफ सा लपका। वो परेशान लहजे में बोली, बेटा ख्याल रखना, वहां तो मुस्कान भी है, कहीं तुम्हारे मामले में किसी की नजर इस पर ना पड़ जाए। आजकल हालात अजीब हैं, इंसान की खबर लम्हों में बदल जाती है। मैंने इसलिए इन दोनों को हमेशा पर्दों में छुपा कर रखा है कि कभी भी हमारे घर की बेटियां दुनिया के सामने ना आए। दुश्मन का कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारे बाबा और चाचू को भी इस तरह खत्म कर दिया गया था और कमजोरी हमारे घर की औरतों को बनाया था। मैं वो वक्त नहीं भूल सकती। इनके लहजे में बरसों की थकन नुमाया थी। नुमान ने आहिस्ता से सर उठाया और अपनी माँ की आंखों में देखकर बोला, अम्मी मैंने सुना है जो पीढ़ी गुजर चुकी होती है, इसके आगे आने वाली पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से थोड़ी समझदार होती है। बाबा और चाचू दोनों ही अपनी कमजोरियों के हाथों घुटने टेकने पर मजबूर हुए थे, लेकिन मैं इनसे थोड़ा मुख्तलिफ हूँ। अपने खानदान को महफूज रखने के लिए मैंने फौज ज्वाइन की है। मैं इनकी तरह कभी ये गलती नहीं करूंगा कि अपनी कमजोरी को दुश्मन के सामने ले आऊं। अपने खानदान को महफूज रखने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। आप फिक्र नहीं करें, कभी कोई मसला मुझ तक आया भी तो वो मेरे पास ही हल हो जाएगा। आप लोगों की तरफ कोई उंगली भी उठने नहीं दूंगा। वो भी अपनी बात मुकम्मल ही कर रहा था कि अचानक कमरे का दरवाजा धड़ से खुला। हंसी की खनक, दुपट्टों से बेपरवाह दो लड़कियां और पीछे पीछे लहराता हुआ पानी का छींटा। मुस्कान भागती हुई अंदर दाखिल हुई थी और इसके पीछे आयत हाथ में जग पकड़े हंसती हुई आई थी, लेकिन मंजर देखते ही देखते मुंजमद हो गया था। नुमान की नजरें इन पर पड़ते जैसे कमरे का दर्जा हरारत गिरता चला गया था। मुस्कान की हंसी कहीं गुम हो गई थी। आयत के कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। दोनों ने एक लम्हा जाया किए बगैर फौरन वापस पलट जाना चाहा था, मगर नुमान खड़ा हो चुका था। आवाज ऊपर से नहीं अंदर से निकली थी, सख्त ऊंची धारती हुई। तमीज नाम की चीज नहीं है तुम दोनों में, बिना दुपट्टे के यूं कमरे में घूम रही हो। तुम दोनों की अकल कहाँ गई है? और ये क्या तमाशा लगा रखा है? पानी उछाल रही हो? छोटी बच्चियां हो जो अपने तौर तरीके भूल कर पागलपन पर उतर आई हो। दोनों लड़कियां यूं सहम गई जैसे कोई आंधी इनके सामने आ खड़ी हुई हो। आयत ने हाथ में पकड़ा हुआ जग दोनों हाथों से मजीद मजबूती से थाम लिया था। मुस्कान ने सर झुकाकर कदम पीछे किए। दोनों को इल्म नहीं था कि जो लाद नीचे बैठा है, अगर जरा भी इल्म होता इस तरफ से गुजरना भी पसंद नहीं करती। नुमान एक कदम इनकी तरफ बढ़ा था कि निगत बेगम ने कुर्सी जोर से सरकाई और गुस्से में बोली, ठहरो नुमान। नुमान ठटक कर रुक गया था। वो आहिस्ता मगर जलाल से भरी आवाज में बोली, जाओ तुम दोनों, फौरन आ जाओ और अपना हुलिया दुरुस्त करो। घर कोई गली कूचा नहीं होता, कुछ रख रखाव होते हैं। तुम दोनों का दिमाग मैं दुरुस्त करती हूँ। जरा शर्म नहीं है घर में किस तरह रहा जाता है? और तुम आज तुम्हें तो मैं बताऊंगी। बहुत दिमाग चलने लगा है तुम्हारा, गधों की तरह भाग रही हैं, बिल्कुल अकल नाम की चीज नहीं है। जाओ ऊपर। मुस्कान और आयत दोनों एक ही सांस में जी कहकर गायब हो गई थी। इनके लिए ये खलासी थी ना कि जलालत, क्योंकि दोनों ही जानती थी कि निगत बेगम डांट कर छोड़ देंगी, लेकिन अगर वो दोनों नुमान के हाथ लग गई तो वो अच्छी तरह क्लास लगाएगा और साथ में सजा भी देगा। इसलिए इन्होंने ये जलालत कबूल करना ज्यादा अच्छा समझा था। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में
फिर वही खामोशी उतर आई थी, मगर अब इसमें खफगी और तशवीश की बू शामिल थी। नुमान ने गहरी सांस ली और बेचैनी से मेज के किनारे पर हाथ रखा। निगत बेगम इसकी तरफ देखते हुए सख्त लहजे में बोली, इस तरह नहीं बोलते, बच्चों से तुम्हारा हक है डांटने का, मगर घर में और भी निगाहें हैं, वो लाजमीन है। अगर यही सब बेपरवाह रवैया रहा तो किसी गलत नजर को मौका मिलते देर नहीं लगती। पहले जमाना कैसा है, फिर हम लोग हाथ मलते रह जाएंगे। नुमान भारी आवाज में बोला, अम्मी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन इनकी हरकतें भी देखें, ऐसे रहेंगी तो कोई मसला ना हो, ये नामुमकिन है। मैं चाहता हूं कि बस नगद बेगम ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया था। मैं समझा दूंगी इन दोनों को, तुम फिक्र नहीं करो, इनका दिमाग में करती हूँ दुरुस्त, बस तुम अपनी जिम्मेदारियों पर नजर रखो और गुस्सा थोड़ा कम करो। वो अपने बच्चों को संभालना बाखूबी जानती थी, इसको किस अंदाज में ट्रीट करना है इन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता था। बेशक घर का सरबराह वो था, लेकिन आज तक पगड़ी इनके ही सर थी। नुमान ने एक लम्हा तौकफ के बाद सर झुकाकर आहिस्तगी से कहा, ठीक है अम्मी, जो आप कहेंगी वैसा ही होगा। निगत बेगम ने थोड़ा नरम होते हुए इसके कंधे पर हाथ रखा, और बेटा अपने कोर्स, एडमिशन और इस ऑपरेशन में हर कदम सोच समझ कर रखना। दुश्मन सामने नहीं होता, आसपास होता है। मुस्कान भी वही है, इसका ध्यान जरूर रखना। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर की बेटियों को कोई बुरी नजर से देखे या फिर वक्त दोबारा दोहराया जाए। नुमान ने सर हिलाकर यकीन दिलाया, अम्मी मैं सब देख लूंगा, आप बस दुआ करें। डाइनिंग रूम में फिर खामोशी छा गई, मगर इस खामोशी के पीछे फैसले, जिम्मेदारियां और आने वाले दिनों की बू मौजूद थी। ऐसी बू जिसे सिर्फ खानदान वाले ही भांप सकते हैं। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। लड़कियों के कमरे के अंदर हल्की सी लैंप लाइट जल रही थी, जिसमें मुस्कान और आयत एक ही बेड पर घुटने जोड़े बैठी थी। इनके सामने खुली किताब बस दिखावे के तौर पर रखी थी। हंसी तो कब की मुरझा चुकी थी, अब से बेचैनी थी, और दोनों के कान दरवाजे की जरा सी आहट पर उछल जाने को तैयार थे, क्योंकि अच्छी तरह मालूम था अगर निगत बेगम ने बोला है वो दिमाग दुरुस्त करने आएंगी, तो ये तय था आज इन दोनों की क्लास लगने से कोई नहीं बचा सकता। इसी बेचैनी के बीच दरवाजे पर दो हल्की तरतीब से दी गई दस्तक गूंजी। दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। आयत ने फौरन किताब बंद कर दी। मुस्कान ने दुपट्टा तेजी से अपने कंधे पर डाला, मगर दरवाजा तब तक खुल चुका था। निगत बेगम पुरसकून मगर बहुत सख्त नजरों के साथ अंदर आई। इनके आने से जैसे कमरे की हवा एकदम संजीदा हो गई थी। दोनों लड़कियां सीधी होकर बैठ गईं, हाथ गोद में सिमट गए थे और सर झुका लिया था। निगत बेगम बेड तक पहुंची, चंद लम्हे इन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर नहायत काबू में मगर करख्त लहजे में बोली, दिमाग ठीक है तुम दोनों का? ये आज क्या तमाशा लगाया था तुमने? कितनी मुश्किल से मैंने नुमान को संभाला है, तुम अच्छी तरह जानते हो। अगर इसे गुस्सा आ गया तो वो कितनी बुरी तरह पेश आता है। बिला वजह इसी के सामने तुम दोनों ने ये ऊट पटांग हरकतें करनी होती हैं। मुस्कान ने निगाह उठाई, फिर जल्दी से झुका ली। आयत हिचकिचा कर बोली, अम्मी मेरी गलती नहीं थी, ये मुस्कान यही मुझ पर पानी डालने आ गई थी। मैं सो रही थी, इसने अचानक जग उलट दिया। मैं गुस्से में पानी लेकर इसके पीछे भागी थी। हमें क्या पता था कि नीचे लाला बैठे होंगे। निगत बेगम ने सख्त नजरों से आयत की बात काटकर मुस्कान की तरफ देखा। मुस्कान फौरन बोली, बड़ी अम्मी ये झूठ बोल रहा है, मैंने कब गीला किया इसे? बड़ी अम्मी पहले ही मुझ पर चादर फेंक कर भागी थी, मैं तो बस इसे चढ़ाने आई थी, और मुझे तो पता ही नहीं था कि साईं जी नीचे हैं। अगर पता होता तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं उतरती। आयत फौरन पलट कर बोली, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, आपने मुझे खुद गीला देखा था। अम्मी ये बात मुझ पर घुमा रही है, हालांकि मेरी इतनी बड़ी कोई गलती नहीं थी। सारा कसूर इसका था, लड़ाई इसने शुरू की थी, मैं तो बस खत्म कर रही थी। दोनों की आवाजें एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगी, एक ही बात दूसरी काट रही थी। निगत बेगम ने पलकें सख्ती से नीची, फिर तेजी से बोली, बस खामोश दोनों। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। दोनों ने सांस रोक कर इनकी तरफ देखा था। इनकी सख्त आवाज से कमरे की दीवारें लर्ज उठी थी। निगत बेगम ने गहरी सांस ली, आवाज नीची मगर असरदार थी। देखो हरकत चाहे किसी ने भी की हो, बेवकूफी तुम दोनों की थी। घर कोई खेल कूद की जगह नहीं होती। थोड़ा सा ख्याल, थोड़ी सी शर्म, थोड़ा सा लिहाज होना चाहिए। बाहर मर्द मुलाजमीन है, अगर किसी गलत वक्त में किसी की नजर पड़ जाती तो सोचा भी है तुम लोगों ने? लड़कियों की इज्जत कांच की मानंद नाजुक होती है, अगर जरा भी दरार आ जाए तो सारी जिंदगी वो दरार नहीं जाता। इसलिए होश से काम लिया करो। हर वक्त ये तमाशे करना अच्छी बात नहीं होती।
आयत ने धीरे से सर झुकाया। गलती होगी अम्मी, मुस्कान ने भी आहिस्ता आवाज में कहा। आइंदा नहीं होगा। बड़ी अम्मी, हम दोनों एहतियात करेंगे, निगत बेगम ने सख्ती से कहा। ये आइंदा नहीं होगा? तुम लोग हर बार कहती हो, मगर घर के असूल बार बार याद क्यों दिलाने पड़ते हैं? चलो नुमान तुम दोनों का महरम है, मुस्कान का शौहर है, आयत का भाई है, अगर वो इसे देख भी ले तब खैर है, लेकिन ऐसे हाल में कोई और मर्द देख ले फिर क्या करोगी? क्या वो भाई हैं? क्या वो घर के अंदर झांकने का हक रखते हैं? तुम दोनों समझदार हो, भी तुम्हारा अपना घर बसने वाला है। जरा सा वकार, जरा सा पर्दा औरत का जेवर होता है, इसे खेल नहीं समझो। मुस्कान की आंखें नम होने लगी। बड़ी अम्मी, हमने बस मजाक वो होता है जिसमें शराफत कायम रहे। निगत बेगम इसकी बात काटते हुए बोली, ये जो तुम दोनों भाग रही थी ये मजाक नहीं होता, ये लापरवाही होती है। दोनों ने खामोशी से सर हिला दिया। निगत बेगम थोड़ा नरम होते हुए बैठ गई थी। मुझे तुम दोनों से प्यार है, मगर प्यार अजीजों की गलतियां छुपाने के लिए होता है, बुढ़ापे के लिए नहीं। कमरे से बाहर दुपट्टे में निकला करो, लिबास सीधा हो, दुपट्टा ठीक हो, ये घर है बाजार नहीं। और हाँ, नीचे वाले वाकयात को यहीं छोड़ दो, दोबारा ऐसा ना हो, ना मेरे सामने ना किसी के सामने। मैं दोबारा अपनी बात को नहीं दोहराऊंगी। आयत ने लड़ती आवाज में कहा। ठीक है अम्मी। मुस्कान भी धीरे से बोली, सारी गलती हमारी थी, माफ कर दे, अब दोबारा नहीं होगा। निगत बेगम उठ खड़ी हुई। माफी मांगने से नहीं, अमल से साबित करना है कि तुम दोनों समझदार हो गई हो। चलो दुपट्टे पहनकर नीचे आओ, मैं देख रही हूँ कौन आइंदा असूल तोड़ता है। वो इतना कहकर बाहर निकल गई। दरवाजा जैसे ही बंद हुआ, दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर खामोशी में अपनी अपनी चादरें उठाकर फौरन ओढ़ ली। दोनों के चेहरों पर शर्मिंदगी भी थी और एक दूसरे पर हल्की सी नाराजगी भी। घर के असूल, इज्जत और निगाहों का लिहाज, ये सब एक लम्हे के मजाक में समझ आ चुका था। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक तय हो गया। रात की ठंडी हवा छत की रेलिंग से टकराई हुई इन दोनों के दुपट्टों के कोनों को हल्का हल्का उठा रही थी। आसमान पर बादलों के धारे मध्यम रोशनी के साथ बह रहे थे। कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी और बाकी पूरा घर गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। मुस्कान और आयत रेलिंग के पास खड़ी थी, सर पे दुपट्टा, बाजू आपस में लपेटे, दोनों ही एक अजीब सी घबराहट और दिन भर की झुंझुलाहट उतारने की कोशिश कर रही थी। इन दोनों की आदत में शुमार था, शाम होते वो दोनों तरह कर कुछ देर गुजारती थी, लेकिन जानती नहीं थी कि आज इनकी कमबख्ती आई हुई है। चोट हर तरफ से फंसा रही है। आयत धीमी आवाज में बोली, हवा तो ठंडी लग रही है ना? मुस्कान ने सर हिलाया। बस जरा सांस लेने आई थी, कमरे में घुटन हो रही थी। थोड़ी देर खड़े होते हैं फिर चल लेंगे। हवा की हवा ठंडी लग रही है। इन्हें खबर ही नहीं हुई कि पीछे से आने वाले कदम कितने भारी थे। अचानक दोनों के कानों में हल्की सी आहट गूंजी। दोनों चौंक कर मुड़ी। नुमान खामोशी से खड़ा था, हाथ पुष्ट पर, आंखों में वही सख्ती जो इसकी शख्सियत का पहला तारुफ बन चुकी थी। मुस्कान और एमन ने फौरन अपने दुपट्टा थोड़ा मजीद दुरुस्त कर लिए थे। नुमान इन दोनों को देखते बोला, क्या हो रहा है यहाँ पर? रात के इस वक्त छत पर क्यों खड़ी हो तुम दोनों? और दुपट्टे सर पर यूं आधे क्यों ओढ़े हुए हैं, जैसे कोई मजबूरी हो? दोनों ने बेवक्त दुपट्टा दुरुस्त किए थे, जबकि आयत घबराई हुई आवाज में बोली, लाला वो कमरे में घुटन हो रही थी, सिर्फ 2 मिनट के लिए आए थे, अभी नीचे जा रहे थे। मुस्कान ने भी फौरन हाँ में हाँ मिलाई, जी साईं, बस थोड़ी देर हवा लेने आए थे, अभी नीचे जा रहे हैं। नुमान दोनों पर सख्त निगाह डालते हुए बोला, ये घर है, कोई छत पर बैठने वाली ठंडी हवा की छतरी नहीं। रात को लड़कियां यूं खड़ी नहीं होती। तुम लोगों की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन अपनी इज्जत का ख्याल तुम दोनों ने भी रखना है। ये बात क्यों समझ नहीं आती? हर वक्त अब भी, और मुझे तुम दोनों को इतना समझाना क्यों पड़ता है? आय सहम कर बोली, गलती हो गई, आइंदा नहीं आएंगे ऐसे। नुमान ने आहिस्ता मगर सख्त लहजे में कहा, और ये दुपट्टा ये सिर्फ सजने के लिए नहीं होता, इज्जत के लिए होता है। आधे सर पर रखकर समझती हो कि फर्ज पूरा हो गया है, आधी हिफाजत खुद किया करो। दुनिया वैसी नहीं है जैसे तुम समझती हो, हर तरफ आंखें लगी हुई हैं जो तुम्हें नोच खाएंगी, इसलिए कहता हूं हर जगह अपनी हिफाजत करो। मुस्कान सर झुकाकर धीरे से बोली, जी लाला, ख्याल रखेंगे। नुमान की नजरें चंद लम्हे मुस्कान पर रुकी रहीं, फिर 2 कदम आगे बढ़कर इसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ था। मुस्कान ने बेख्तियार दुपट्टा मजबूती से थाम लिया था। नुमान सर्द लहजे में बोला, मुस्कान थोड़ा ध्यान से सुनो, मैं कल तुम्हारी यूनिवर्सिटी आ रहा हूँ। एक बात अच्छी तरह ज़हन में रख लो, मुझे वहां किसी किस्म का तमाशा नहीं चाहिए। कोई बात, कोई हरकत, कोई चहमगोइयां
नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो मसला बने। मुस्कान का दिल धड़का। वो आहिस्ता से बोली, साईं मैं क्या करूंगी ऐसा। वो उलझ गई थी, इसको बिल्कुल समझ नहीं आया था वो क्या कहना चाहता है। नुमान गहरी नजरों से इसे देखकर बोला, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं ये तुम मुझसे बेहतर जानती हो। और एक और बात, वहां किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम मेरी मनकूहा हो। ये बात अभी राज रहेगी, समझ आई। मुस्कान की आंखें एक लम्हे बड़ी हुई, पर क्यों? न जाने क्यों इसे बात अंदर तक चुभी थी। नुमान ने इसे बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया था। वो निहायत नरम लहजे में बोला, क्योंकि अंदर कोर ऑपरेशन चल रहा है, वहां मेरा हर ताल्लुक हर रिश्ता छुपाया जाएगा। अगर तुमने ये बात बाहर निकाली, खुदा की कसम अगले दिन तुम्हारी रुखसती करवा दूंगा, इसलिए अब कोई बहस नहीं। मुस्कान फौरन बोली, साईं मैं क्यों बताऊंगी किसी को, मैं बेवकूफ नहीं हूं, आप फिक्र नहीं करें, मैं चुप रहूंगी। आज भी जल्दी से बोली, लाला हम दोनों ध्यान रखेंगे, बस गुस्सा नहीं करें। नुमान ने दोनों को एक बार फिर सख्ती से देखा। अच्छा अब नीचे जाओ और आइंदा किसी को भी छत पर इस वक्त देखा तो फिर सजा के लिए तैयार रहना। मुस्कान और आयत फौरन सर हिलाते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। दोनों की चाल में खौफ भी था, एहतियात भी, और नुमान के रवैये की सख्ती इनके कदमों में अजीब सा बोझ डाल चुकी थी। नुमान चंद लम्हे ने जाता देखता रहा, फिर इसने गहरी सांस ली और रात की सर्द हवा के साथ पूरा मंजर एक बार फिर खामोशी में डूब गया था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरी रात जैसे तैसे गुजर गई थी। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। डाइनिंग रूम की खिड़कियों से सुबह की हल्की धूप अंदर आ रही थी। मेज पर नाश्ता रखा हुआ था, ठंडा पड़ने लगा था और नुमान दोनों हाथ पुष्ट पर बांधे कमर सीधी करके खड़ा था। चेहरे पर सख्ती, आंखों में वाज़ा झंझलाहट। कमरे की फिजा ऐसी थी कि मामूली सी आहट भी सुनाई देती। इसी लम्हे बाहर से मुस्कान के कदमों की हल्की चाप सुनाई दी। वो नकाब संभालती हुई अंदर दाखिल हुई। नुमान ने इसे आते घूर कर देखा, फिर एकदम गुस्से में कुर्सी खींचकर पीछे धकेलते हुए खड़ा हो गया। वो कुछ कहती इससे पहले वो निहायत सख्त लहजे में बोला, आधा घंटा हो गया तुम्हें पैगाम भेजे हुए और अब आ रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम और आयत वक्त की पाबंदी क्यों नहीं करते? मुस्कान ने फौरन सर झुका लिया था। वो दरअसल मैं तैयार हो रही थी इसलिए लेट हो गई, आइंदा ख्याल रखूंगी। बाज़ औक़ात वो इसकी पाबंदियों पर चढ़ जाती थी। अभी भी इससे खूब गुस्सा आया था। एक तो सुबह सुबह इसे जगा दिया और ऊपर से सुबह सुबह डांट, मगर क्या करती, इसके सामने जुबान चलाने की जुर्रत हरगिज नहीं थी। नुमान ने तंजिया हंकारा भरा, ऐसा कौन सा तैयार होना होता है तुम्हें? बुर्का पहनती हो, निकाब लगाती हो, यूनिवर्सिटी में भी सारा वक्त निकाब में रहती हो, तो फिर किस चीज में इतना वक्त लगता है? न कपड़े बदलने होते हैं, न मेकअप, न कोई फैशन। फिर क्या तैयारी हो रही थी आधे घंटे तक? वो इसे तनकीदी निगाहों से देखते हुए बोला था। मुस्कान ने घबराकर आहिस्ता से कहा, गलती से सो गई थी, अब आइंदा ख्याल करूंगी। नुमान के सब्र की डोर टूटती हुई महसूस हुई। तमाशे की भी हद होती है। यहाँ अगला पागल है जिसे तुम्हारे इंतजार में बैठा हुआ है और तुम्हें नींद पूरी करनी थी। मुस्कान दबे लहजे में बोली, आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं हर बात पर? वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाए थे। नुमान एक कदम आगे बढ़ा, मेरे आगे जुबान चलाओगी? मुस्कान फौरन संभल कर बोली, जुबान नहीं चला रही, बस ऐसे कह दिया था। अच्छा चलें, देर हो रही है, चलते हैं अब। नुमान ने हाथ उठाकर इसे रोका, नहीं हम दोनों एक साथ नहीं जाएंगे, अलग अलग गाड़ियों में जाएंगे। मुस्कान ने चौंक कर ऊपर देखा, क्यों? नुमान का लहजा बिल्कुल साफ और सख्त था, इसलिए कि वहां किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी बीवी हो। ये बहुत रिस्की है मुस्कान, मैं वहां सिर्फ कोर्स के लिए नहीं जा रहा, एक मिशन भी चल रहा है। वहां मेरा हर ताल्लुक हर रिश्ता छुपाया जाएगा। अगर किसी को 1% भी अंदाजा हो गया कि तुम मेरी मनकूहा हो, पूरी ऑपरेशन लाइन मुतासर हो सकती है। मुस्कान ने धीरे से सर हिलाया, अच्छा ठीक है, आप फिक्र नहीं करें, मुझे भी जरूरत नहीं है किसी को बताने की। वहां मेरी किसी से खास वाबस्तगी नहीं है, ना मैं किसी के साथ इतनी बात करती हूँ। नुमान ने इसे बगौर देखा, फिर मुख्तसर मगर वाज़ेह अल्फाज में बोला, बेहतर है इस तरह रहना, तुम्हारी बेगर्जी और खामोशी दोनों इस वक्त मेरे लिए फायदा मंद है। मुस्कान ने निहायत संजीदगी से जवाब दिया, जी समझ रही हूँ, कोई भी बात बाहर नहीं जाएगी, आप टेंशन नहीं लें। नुमान ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को पुरसकून करने की कोशिश कर रहा हो। ठीक है अब चलो, देर हो रही है। वो दोनों साथ साथ डाइनिंग रूम से बाहर निकले। नुमान के कदम मजबूत तेज थे, जबकि मुस्कान के कदम मोहतात थे। सामने लॉन में 2 गाड़ियां खड़ी थी, एक स्याह दूसरी सफेद। मुस्कान ने बगैर किसी जिद या सवाल के सफेद गाड़ी की तरफ कदम बढ़ा दिए थे।
नुमान अपनी गाड़ी की तरफ गया मगर दरवाजा खोलने से पहले रुका, पलट कर ऐसे देखा। याद रखो वहां तुम सिर्फ एक स्टूडेंट हो, बस इससे ज्यादा हम दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। और ये बात भूलना मत, देखो ये बहुत अहम बातें हैं, इन्हें दिमाग में रखना। गलती से भी अपने मुंह से ये जुमला मत निकालना कि मैं तुम्हारा शौहर हूं। और एक ही बात बार बार जोर दे रहा था, जबकि दूसरी जानिब वो पुकताने लगी थी। मुस्कान ने नकाब के अंदर से हल्की आवाज में कहा, जी समझ गई हूँ, आप बेफिक्र रहें। दोनों ने गाड़ियां स्टार्ट की। गेट खुलने की आवाज के साथ गाड़ियां एक दूसरे के पीछे निकली थी, मगर रास्ते पर आते दो मुख्तलिफ सिमतों में मुड़ गई थी। एक ही घर के लोग मगर आज अपनी शनाख्त छुपाकर दो अलग रास्तों पर यूनिवर्सिटी की सिमत रवाना हुए थे। वक्त न कभी थम सका है न कभी थम पाएगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था। दिन मामूल के मुताबिक अपनी रफ्तार पर था। कैंटीन का शोर हमेशा की तरह हल्का सा धीमा पस मंजर बनाए हुए था। चमचों की खड़खड़ाहट, किसी के कह के कहीं दूर चाय के ढक्कन की आवाज, मगर वो इन सब से बेखबर थी। मेज के कोने पर झुकी उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता नोट्स के वर्क पलटती जा रही थी। इसकी पेशानी पर सकून का हल्का सा साया था, एक तरह का वही खामोश दिली लगाव जो पढ़ाई के वक्त अक्सर इस पर उतर आता था। लेकिन अगले लम्हे इस सकून के बीच किसी ने पत्थर फेंक दिया था। करीब की मेज से किसी लड़की की खनकदार आवाज गूंजी, ओए तुमने देखा है न्यू कोर्स में जो कैप्टन नुमान आए हैं? हद दर्जे के डैशिंग है, मैं तो आज पूरी क्लास में इनको घूरती रही हूँ, नजरें नहीं हट रही थी। कोई इतना खूबसूरत भी कैसे हो सकता है? इसके हाथ पल भर को रुक गए थे। नोट्स का सफा अधूरा पलटा रह गया। इसकी समात एक नुक्ते पर ठहर गई थी। एक दूसरी लड़की ने हंसते हुए कहा, यार बंदा ऐसा है कि अगर मौका मिल जाए तो इसके साथ एक रात गुजार ली जाए तो भी कोई गुनाह नहीं होता। इतना हैंडसम, इतना स्मार्ट, बंदा पागल हो जाए इससे देखकर। न जाने कौन खुशनसीब होगी जो इसकी बीवी बनेगी। ये जुमला इसके सीने में तीर की तरह लगा था, जैसे एक चिंगारी अंदर कहीं गिरे और पूरा वजूद भड़क उठे। इसने आहिस्ता से गर्दन उठाई और इसकी जानिब देखा। दोनों लड़कियां काफी बेबाक अंदाज में कहके लगा रही थीं। इसकी आंखों में तलखी उतर आई। इसकी उंगलियां बेसाख्ता मुट्ठी में बंद हुई। वो लम्हा भर रुकी, फिर अपनी जगह से खड़ी हो गई थी, इस बात से बेखबर कि वो क्या गुनाह करने जा रही है। चंद मजबूत बेआवाज कदम और फिर वो इनकी मेज की बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। दोनों लड़कियां चौंक कर इससे देखने लगी। वो बहुत आहिस्ता, बहुत सीधे लहजे में बोली, एक्सक्यूज मी, आप लोगों को मालूम है कैप्टन नुमान है कौन? एक लड़की ने बेपरवाह सा कंधा उचकाए। तुम्हारे लिए तो बस एक आर्मी के अफसर हैं, तुम्हें क्या मसला है? इसने गहरी सांस ली, जैसे अपना गुस्सा काबू में बांध रही हो। फिर धीमी मगर भरपूर सख्ती वाली आवाज में बोली, मसला ये है कि वो सिर्फ आर्मी अफसर नहीं, मेरे शौहर हैं और हम दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं। दोनों लड़कियों के चेहरे पर यका हैरत का साया आया, जैसे किसी ने इनके सामने अचानक हकीकत का आईना रख दिया हो। वो मजीद करीब झुककर बोली, अगर यकीन नहीं आता तो मैं निकाह की तस्वीरें दिखा देती हूँ। वो इस लम्हे मोबाइल खोलने लगी। इसके हाथों की रफ्तार तेज थी, जैसे हर लम्हा इससे तकलीफ दे रहा हो। तस्वीरें खुलते इसने स्क्रीन इनकी तरफ बढ़ा दी। दोनों लड़कियों के रंग एकदम उड़ गए थे। देख लिया, इसने सख्त लहजे में कहा, और बस इतना ही नहीं, हमारे दरमियान बहुत रोमांस है, हम दोनों एक दूसरे के बगैर रहते नहीं है, हर वक्त साथ होते हैं, बहुत क्लोज हैं हम, समझ आई? अचानक वो लड़कियां खामोश हो गई थीं। इनकी नजरें इसके पीछे जाकर ठहर गईं। इसने भवें चढ़ाई, क्या हुआ? अब क्या देख रही हो पीछे? जुमला अधूरा रह गया था। इसने पलट कर देखा। नुमान चंद कदम के फासले पर खड़ा था, हाथ पुश्त पर बंधे, चेहरा सपाट पर, आंखों में अजीब सी सख्ती, ना गुस्सा ना चीख, बस वो गहरी निहायत पुरसकून सख्ती जो सबसे ज्यादा डराने वाली होती है। एक लम्हे को इसे यूं लगा जैसे दिल सीने से बाहर गिरने वाला हो। इसकी आवाज गले में फंस गई थी। वो लोग, नुमान ने आहिस्ता, बहुत आहिस्ता सरनफी में हिलाया। कोई बात नहीं की, बस पलटा और चला गया था। इसके कदमों की आवाज कैंटीन के शोर में भी बहुत वाज़ा सुनाई दे रही थी। वो लम्हा भर के लिए पत्थर बन गई थी, चेहरे से रंग गायब। समझ नहीं आई कि अभी हुआ क्या है। लड़कियां तो पहले ही चुप थी, अब मजीद सुनसी हो गई थी। इसने बेबसी से दरवाजे की तरफ देखा जहां नुमान गायब हो चुका था। इसके पेट में अजीब सी गिड़गिड़ाहट हो रही थी, हाथ कांपने लगे। इसे पता था वो नाराज नहीं था, मुकम्मल खामोश था, और यही इसे सबसे ज्यादा डरा रहा था। मैं शायद हद से थोड़ा आगे चली गई हूँ। वो वाकई खौफजदा हो रही थी।
क्योंकि इससे मालूम था कि वो अब नहीं छोड़ेगा। इसने एक बात को बार बार दोहराया था कि तुम्हारी शनाख्त वहां नहीं होनी चाहिए, और वो अपनी शनाख्त अपने हाथों से करवा बैठी थी। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर के अहाते में लगे लैंपों की जर्द रोशनी खिड़की के पर्दों से छिनकर अंदर आ रही थी, जिससे कमरे में हल्की सी उदासी हुई चमक फैली हुई थी। वो बेड के किनारे बैठी दोनों हाथ आपस में जकड़े बैठी थी। कदम मुसलसल कांप रहे थे और नजर एक ही जगह टिकी हुई थी, जैसे दिमाग में सारे दिन का बोझ अटक गया हो। इसी खामोशी में दरवाजा हल्का सा चिड़चिड़ाकर खुला और मुस्कान ट्रॉली धकेलते अंदर आए थे। इसके अंदर आते कमरे की फिजा जरा बदली, थोड़ा सा घर जैसा एहसास महसूस हुआ था। मुस्कान ट्रॉली बेड के पास रोकते हुए बोली, अरे भाई, सुबह से रात हो गई और तुमने एक निवाला भी नहीं खाया। अब ब्लंडर तुम मार आई हो और इतना डरने की क्या जरूरत है, भला कुछ खा लो कम से कम। अब जो होना होगा देखा जाएगा। और वो धीरे से आंसू साफ करते हुए सर झुकाकर बोली, तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे लाला मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। मैं क्या करती, वो लड़कियां इतनी उल्टी सीधी बातें कर रही थी और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुस्कान ने डिश के ढक्कन खोले, गर्म भाप कमरे में फैल गई। वो इसके पास बैठते हुए नरम लहजे में बोली, अच्छा इतना भी मत घबराओ, लाला इतने भी जालिम नहीं है जितनी शक्ल बनाए फिर रही हो। तुम कुछ खा लो, वरना वो डबल गुस्सा करेंगे कि बेगम साहिबा ने कुछ खाया तक नहीं और तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। वो लड़ती हुई आवाज में बोली, यार मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। इन्होंने कहा था कि अगर बात बाहर निकली तो वो रुखसती कर देंगे, और मैं नहीं चाहती अभी रुखसती। इसका लहजा जैसे टूटती हुई लकड़ी हो, कमजोर है बस। आए थे इसके हाथ थाम कर दबाए। देखो लाला गुस्से के वक्त कुछ भी कह देते हैं, तुम दिल पर मत लिया करो। वो तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम्हें समझते हैं। हाँ गुस्सा है मगर अकल भी रखते हैं। अभी खाना खा लो, बाकी बात बाद में देख लेंगे। वो ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए इतना मत घबराओ। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता बात कर रही थी कि अचानक दरवाजा दोबारा खुला। इस बार हल्की सी नहीं बल्कि साफ सख्त सी आवाज के साथ मुलाजमा अंदर दाखिल हुई। सफेद दुपट्टा कंधे पर दरुस्त रखते हुए वो दोनों फौरन खामोश हो गई थी। मुलाजमा ने नजर झुकाकर मौदबाना लहजे में कहा, बीबी जी आपको नीचे बुलाया है। इसका दिल जैसे सीने में रुक गया। वो घबरा कर फौरन खड़ी हुई, पांव बामुश्किल सीधे हो रहे थे। क्यों बुला रहे हैं? मुलाजमा ने नजर मजीद झुका ली। बेगम साहिबा का हुक्म है, मुझे बस पैगाम देना था। क्यों बुलाया है इसका मुझे इल्म नहीं। ये कहकर वो रुकी नहीं, एक पल को भी नहीं। आते जिस संजीदगी से हुक्म सुनाया था, इसी संजीदगी से पलट कर चली गई। इसके कदमों की धीमी चाप जिससे पूरे कमरे में गूंजती रही थी। वो हक्का बक्का खड़ी रह गई थी, दिल बेकाबू धड़क रहा था, हाथ खुद ब खुद कांपने लगे थे, होंठ खुश्क हो गए थे। आयत इसके करीब आई, इसकी कोहनियां थाम कर सहारा दिया। ये संभल, ऐसे मत खड़ी हो जैसे तख्तादार पर बुला लिया हो। वो धीमी टूटी हुई आवाज में बोली, आयत अगर नीचे वो गुस्से में हुए तो? अगर वो आयत ने इसकी बात काटी, गुस्सा ही हो गए तो क्या हुआ? वो तुम्हारे शौहर हैं, कोई गैरों वाला मामला थोड़ी है। चलो डर डर के खुद को बीमार नहीं करो। मगर वो जानती थी नीचे जाने वाला चंद कदम का रास्ता इसके लिए पहाड़ बनने वाला है। सारे घर में अजीब सी खामोशी थी, और वो खामोशी जो बताती है कि कोई बड़ा फैसला होने वाला है। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ दिल की धड़कन और तेज होती जा रही थी। और नीचे शायद नुमान इसका इंतजार कर रहा था, या उसकी की गलती का फैसला, ये तो अब वक्त ने तय करना था। ड्राइंग रूम की फिजा इस लम्हे अजीब तरह जमी हुई थी, जैसे हवा भी अपनी सांस रोके खड़ी हो। बड़े सोफों पर सफेद रोशनी पड़ रही थी, दरमियान में शीशे का मेज, और सामने निगत बेगम के चेहरे पर वही खास संजीदा सुकून, मगर आंखों में थोड़ी थकन जरूर थी। वो दोनों मुस्कान और आयत एक साथ अंदर दाखिल हुई। दरवाजा बंद होने की हल्की सी आवाज ने सारे कमरे की खामोशी को मजीद भारी कर दिया था। दोनों ने अदब से सलाम किया। नुमान जो पहले खामोश बैठा था, इन्हें देखते ही फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इसके अंदाज में सख्ती थी, आवाज में वो मखसूस गर्ज जो इसके गुस्से का पहला ऐलान हुआ करती थी। अम्मी, मैंने आपसे कह दिया है कि रुखसती अभी के अभी होगी। फैसला हो चुका है और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। मैंने इसे 1000 मर्तबा समझाया था। 1000 मर्तबा के निकाह की बात यूनिवर्सिटी में किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, लेकिन इसने सारी बात 2 लड़कियों को बता दी और अब पूरे कैंपस में बात फैल गई है।
अम्मी क्या इसके पास दिमाग नहीं है? पूछे आप खुद, परेशान कर दिया इस लड़की ने मुझे। बहुत शौक है ना निकाह का खुले आम बताना, अब बताऊंगा निकाह का असल मकसद क्या होता है। वो बोल रहा था मगर हर लफ्ज इसके अंदर तक उतर रहा था। कदम कांपने लगे थे मगर वो खामोश खड़ी रही थी। निगत बेगम ने निहायत जब्त से हाथ उठाया। तुम गुस्सा मत करो नुमान, तुम बैठ जाओ, मैं बात कर रही हूँ। नुमान ने सुना लेकिन बैठा नहीं था। इसकी आंखों में अभी भी वही सख्ती थी। इससे पहले कि निगत बेगम कुछ कहती, मुस्कान आगे बढ़ी। जाने कहां से हिम्मत जमा की थी मगर वो साफ वाज़े अल्फाज में बोली, साईं जी मैं मानती हूँ गलती हो गई है मुझसे, लेकिन वो लड़कियां बहुत उल्टी सीधी बातें कर रही थी, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया था, बस गुस्से में बर्दाश्त नहीं हुआ था। नुमान ने इससे देखा एक सख्त बेरहम नजर के साथ। मैंने क्या कहा था? सिर्फ ये बताओ। मना किया था ना? कहा था ना कि तुम नहीं बताओगी कि तुम मेरी बीवी हो। वो एक कदम आगे बढ़ा। इसका लहजा मजीद तल्ख हो गया था। तुम्हें पता है तुम अब कितने खतरे में आ चुकी हो? 1% भी अकल नहीं है तुम में। लड़की होकर इतनी लापरवाही। वो सर झुका कर रह गई। आवाज शायद निकलती भी तो आंसू रोक देते थे। निगत बेगम थोड़ा झुककर नरमी से बोली, अच्छा नुमान बस गलती हो गई, अब दोबारा नहीं करेगी ऐसी बातें, बच्ची है, हो गई गलती, माफ कर दो। नुमान ने तेजी से इनकी तरफ देखा। नहीं अम्मी, मैंने पहले कह दिया था अगर इसने बताया तो मैं रुखसती करवा दूंगा और अब मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। वो एक लम्हे को रुका जैसे फैसला आखिरी बार दिल में दोहरा रहा हो। अभी के अभी होगी, ये कहते वो बिना किसी हिचकिचाहट के इसकी तरफ बढ़ा। वो पीछे हटी नहीं थी मगर इसकी सांसें अटक गई थी, आंखों में नमी तैर गई थी। नुमान ने इसकी कलाई मजबूती से थामी थी, इतनी मजबूती से कि वो लड़खड़ा गई थी। चलो साईं प्लीज सुने। मैं इसकी आवाज रंध गई थी, हाथ कांप रहे थे। मैंने जानबूझकर नहीं कहा था, प्लीज। अगर वो जैसे सुन ही नहीं रहा था। इसकी गिरफ्त में वही गुस्सा, वही अजीब सा खौफ और शायद थोड़ी बेबसी भी छुपी थी। वो इससे कमरे से बाहर ले जाने लगा। पीछे मुस्कान की हल्की सी सिसकारी गूंज रही थी। साईं जी रोके, 1 मिनट, बात तो सुन ले। निगत बेगम कुर्सी से उठी। नुमान ऐसे मत लेकर जाओ, आराम से। मगर नुमान मुड़कर सिर्फ इतना बोला, अम्मी आप कोई बात नहीं सुनी, फैसला मैं कर चुका हूं। और वो कलाई थामे सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। वो चलती जा रही थी मगर पीछे कदम भारी, दिल कमजोर, आंसू बेकाबू हो गए थे। कमरे में दाखिल होते ही नुमान ने इसकी कलाई छोड़ने में किसी नरमी का मुजाहरा नहीं किया था, जैसे अंदर कदम रखते इसके सब्र की आखिरी डोरी भी टूट गई हो। दरवाजा पीछे से बंद हुआ और इसके बंद होने की धमक ने कमरे की हवा मजीद भारी कर दी। वो लड़खड़ाती हुई पीछे हटी और आंखों से बहते आंसू साफ किए। आवाज शिकस्ता थी, सांस रुकी हुई। साईं जी मैं सच कह रही हूँ, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं कान पकड़कर माफी मांगती हूँ, बस एक बार माफ कर दें। इसे मालूम था वो महज रुखसती कर नहीं लाया। वो रुखसती करने के बाद हर अमल करेगा और यही चीज इसे खौफजदा कर रही थी। नुमान ने इसकी तरफ देखा, नजरें सख्त थी मगर अंदर कहीं कोई बेचैनी भी छुपी दिख रही थी। मैंने तुम्हें मना किया था या नहीं? इसकी आवाज भारी, दबी हुई मगर खतरनाक थी। साफ मना किया था कि यूनिवर्सिटी में कोई उल्टी सीधी बात नहीं करोगी। क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि तुम्हारी किसी से ज्यादा वाबस्तगी नहीं है? फिर इन लड़कियों के दरमियान बैठी क्यों? वो सर झुकाकर खामोश खड़ी रही। नुमान एक कदम करीब आया, आवाज मजीद सख्त हो गई। तुम्हें साफ नजर आ रहा था वो लड़कियां कैसी हैं, इनका लिबास, इनकी बातें, सब कुछ। इसके बावजूद तुम जाकर इनके बीच बैठ गई। तुम अकल नहीं है और ऊपर से हमारे निकाह की तस्वीरें निकाल कर दिखा रही थी। उल्टी सीधी बातें कर रही थी कि हम बहुत क्लोज हैं। वो शर्मिंदगी से कांपते हुए बोली, मैं बस गुस्से में बोल पड़ी थी। इन्होंने बहुत गलत बातें कही थी, इसलिए बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। नुमान ने तलखी से हंकारा भरा, बर्दाश्त नहीं हुआ? तो फिर तुमने अपने आप पर कंट्रोल क्यों नहीं रखा? तुम जानती हो वहां ना तुम्हारा कोई दोस्त है ना मेरा, और तुम जाकर ऐसे लोगों के सामने हमारी जिंदगी की बातें बयान कर रही हो। मुस्कान ने आहिस्ता से सर उठाया, खौफ और गहरी बेचैनी आंखों में तैरती हुई। आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? मैं आपकी बीवी हूँ, मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया, सच ही बोला है। नुमान का चेहरा लम्हे भर को बदल सा गया। गुस्से की जगह एक भारी थकन उभर आई थी। बीवी हो इसमें कोई शक नहीं, और हाँ प्यार भी बहुत करता हूँ तुमसे। वो रुक कर सांस भरा, फिर धीमे मगर सख्त लहजे में बोला, लेकिन ये बात तुम क्यों नहीं समझ रही हो कि वहां मैं सिर्फ एक तालिब इल्म नहीं हूँ, मैं अपनी शनाख्त बदल कर एक मिशन पर गया हूँ। एक गलत लफ्ज, एक गलत अदा दुश्मन को अगर जरा सी भनक पड़ गई कि मैं कौन हूँ, वहां क्या कर रहा हूँ, तो खुदा की कसम ना तुम बचोगे ना मैं। इसने अपनी कनपटी दबाते हुए कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद कर ली। आवाज थोड़ी टूट गई थी। दुश्मन इंसान नहीं होता,
वो मौका होता है जो कमजोरी देखकर सीधा वार करता है। अगर इन्हें पता चल गया कि तुम मेरी कमजोरी हो तो वो तुम्हें इस्तेमाल करके मुझे घुटनों पर बिठा देंगे। तुम्हें नहीं मालूम तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मुस्कान की आंखों से आंसू मजीद तेजी से निकलने लगे। वो आहिस्ता से इसके सामने फर्श पर बैठ गई। माफ कर दें साईं जी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ मैं एहतियात करूंगी। मैं किसी से बात नहीं करूंगी, बस गुस्से में थी, मेरी नीयत गलत नहीं थी। नुमान ने चंद लम्हे खामोश रहकर आंखें खोली। नजर में गुस्सा कम और थकन ज्यादा थी। वो कुछ कहे बगैर एक तरफ देखता रहा, जिससे अपने अंदर के तूफान को रोकने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक इसको देखते हुए बोला, तुमने कहा था हम दोनों बहुत क्लोज हैं, हमारे दरमियान बहुत रोमांस है, तो बेहतर है हमें क्लोज हो जाना चाहिए। रुखसती हो गई है, मुझे अब मेरा जायज हक चाहिए। वो बोली, प्लीज ऐसा मत करें, मैं भी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे मालूम है आप क्या कह रहे हैं। लेकिन वो अभी अपनी बात मुकम्मल करती जब अचानक उसने इसकी सांसों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो रोना भूल गई थी, बस फटी फटी नजरों से इसके अमल को महसूस कर रही थी। वो इसको धकेल देना चाहती थी, कमरे से भाग जाना चाहती थी, लेकिन सामने मौजूद शख्स बहुत मजबूत था। इसे लम्हा लगा था अपनी गिरफ्त में जकड़ने के लिए। अगले लम्हे में वो इसकी सांसों को बुरी तरह उलझा गया, जबकि वो महज तड़प कर आंखें बंद कर पाई थी। मजामत करने की इसमें हिम्मत कब थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ। सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी पर्दों के बीच से कमरे में रस रही थी। मुस्कान बेड के किनारे पर चुपचाप बैठी थी। रात की पूरी कश्मकश अब भी इसकी आंखों में सिमटी हुई थी। तकलीफ, शर्मिंदगी और खौफ सब कुछ एक ही जगह ठहरा हुआ था, लेकिन चेहरे की लाली कुछ और बता रही थी। रात वो इसके अमल से काफी नाराज रही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजारा वो शायद इन तमाम पल को महसूस करने लगी थी। दरवाजा खुला और नुमान वॉशरूम से बाहर आया। बाल नम थे, चेहरा संजीदा, मगर वो रात वाला दहकता हुआ गुस्सा अब बाकी नहीं रहा था। चंद लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी फैली रही। वो एक दूसरे को देख रहे थे और नजर बचा भी रहे थे। फिर वो आहिस्ता से बोला, जाओ तैयार हो जाओ, फिर यूनिवर्सिटी चली जाना। छुट्टी करने की जरूरत नहीं है, खुदा बहुत मेहरबान है, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुस्कान के हाथ आहिस्ता से एक दूसरे में जकड़ गए। वो बोलने वाली थी कि नुमान ने मजीद कहा, और हाँ, बुर्का बदल कर जाना, शाम तक किसी से गैर जरूरी बात नहीं करनी, तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, खुदा के लिए इस बात को समझो। वो धीरे से सर उठाकर इसे देखने लगी, जैसे दिल के किसी कोने में अभी भी ये खदशा मौजूद हो कि शायद वो अब भी नाराज हो। आपने मुझे माफ कर दिए। इसकी आवाज घुटी हुई थी, डरते डरते निकली थी। नुमान ने नजरें चंद लम्हों को इसके चेहरे पर रोके रखी, फिर बेहद मध्यम लहजे में बोला, जब रात को तुम्हारे करीब आया था तभी कर दिया था। वो रुक कर बोला, अब जाओ, देर नहीं करो। इसके लहजे में भी सख्ती थी और एक अजीब से नरमी भी। मुस्कान की आंखों में शर्मिंदगी और सुकून एक साथ उभरे। वो हल्का सा सर झुकाकर उठी और शर्माती हुई ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गए थे। कुछ देर बाद वो तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए थे, इस बात से अनजान कि आज उनकी जिंदगी में कैसे जहर घुलने वाला है। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। क्लासें खत्म हुई, कैंपस की चहल पहल कम होने लगी। शाम की धीमी रोशनी यूनिवर्सिटी की पार्किंग के कोने कोने में फैल चुकी थी। मुस्कान अपने बैग को मजबूती से कंधे पर टिकाए पार्किंग की तरफ आई। इसका इरादा सीधा अपनी गाड़ी तक पहुंचने का था। दिन मामूल से भारी गुजरा था, मगर वो नुमान की बातों को जहन में दोहराती रही। खामोश रहने की हदायत, एहतियात की तलकीन। इसने वादा किया था कि अब गलती नहीं करेगी, लेकिन जैसे इसने अपनी गाड़ी का रिमोट दबाया, एक धार जैसी आवाज इसके कदम रोक गए थे। दो काली गाड़ियां इसके सामने आकर अचानक रुकी थीं। टायरों के रगड़ने की आवाज पूरे पार्किंग एरिया में गूंज गई थी। मुस्कान ठटक कर रुक गई थी। इसका दिल एकदम बेकाबू अंदाज में धड़कने लगा। ये कौन? दरवाजे तकरीबन बेवक्त खुले। स्याह वर्दी में कई गार्ड्स बाहर निकले। इनके चेहरे पर संजीदा नजरें सीधी इस पर जमी थी। मुस्कान के कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे। आप लोग कौन है? रास्ता छोड़ें प्लीज। इसकी आवाज में ऐसा खौफ था जैसे हलक सूख चुका है। गार्ड्स खामोशी से बढ़ते गए थे। मुस्कान ने घबरा कर दौड़ने की कोशिश की। पीछे हटो, मेरा शौहर कैप्टन है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। सुना आपने? वो इसका जुमला पूरा भी नहीं हुआ था, एक गार्ड तेज कदमों से आगे बढ़ा और इसके मुंह के ऊपर एक रुमाल जमा दिया। चंद सांसों में तेज बेरंग सी बू ने इसके पूरे वजूद को ढांप लिया था। नहीं प्लीज, इसकी आवाज लड़ती हुई
मध्यम पड़ने लगी थी। आंखों के आगे मंजर धुंधला गया, जमीन लड़खड़ाई और फिर सब कुछ स्याह हो गया। गार्ड्स ने बेहोश मुस्कान को बाजू में उठाया, गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और एहतियात से अंदर रख दिया था। इनमें से एक ने दरवाजा बंद करते हुए तेजी से इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। कैंपस तकरीबन खाली था, कोई गवाह नहीं था। चलो वक्त जाया नहीं करना, किसी ने धीमी मगर सख्त आवाज में कहा था। इंजन गर्जा और गाड़ियां रफ्तार पकड़ते हुए पार्किंग से निकल गई थी। चंद लम्हों में वो यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर थी और फिर सीधा इस तरफ बढ़ने लगी जहां से वापसी नामुमकिन होती है। मुस्कान की किताबें, इसका रिमोट और इसकी रोजमर्रा की जिंदगी सब वही पार्किंग में रह गए थे, लेकिन वो खुद अब एक ऐसी सिमत जा रही थी जिसका इससे खुद भी इल्म नहीं था। वक्त की रफ्तार और तेजी से गुजरती जा रही थी। इसके अगवा होते नुमान तक खबर पहुंच गई थी। सुबह से दीवाना वार वो इसे तलाश कर रहा था, ये तो तय था। इनके किसी दुश्मन ने ही ये कार्रवाई डाली थी, मगर अब तक पता नहीं चल पाया था कि कारनामा किसका है। ढेरों सांसें फंस कर रह गई थी। पूरा हेडक्वार्टर एक अजीब सी घुटन में डूबा हुआ था। रात का वक्त था, मगर रोशनियों की तेजी बता रही थी कि यहाँ किसी की आंख में नींद नहीं थी। एलईडी स्क्रीन पर पार्किंग लॉट की फुटेज बार बार चल रही थी और हर बार मुस्कान के गिरने का मंजर नुमान के दिल को खालिज सा कर देता था। वो खामोशी से खड़ा था, दोनों हाथ पुश्त पर, आंखें स्क्रीन में घुसी हुई थी, जैसे वो दीवारों के पार देख लेने की ताकत रखता हो। स्टाफ मेंबर तेजी से अपने अपने सिस्टम्स पर काम कर रहे थे। हर फोन, हर वायरलेस पैगाम, हर चैनल खोला जा चुका था। फिजा में बस एक ही जुमला बार बार गूंज रहा था, सर हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो सिग्नल पकड़ना है। फिर अचानक एक लड़की जो कम्युनिकेशन रूम देख रही थी जल्दी से उठकर इसकी तरफ बढ़ी। सर राब्ता हुआ है, प्लीज इधर आए। नुमान जैसे होश में आया, वो फौरन आगे बढ़ा, कुर्सी पर बैठा, हेडफोन कानों तक खींच कर लगाए थे। एक सेकंड की खामोशी, फिर दूसरी तरफ से एक भारी तंजिया आवाज उभरी। क्या तुम कैप्टन नुमान बात कर रहे हो? नुमान ने अपनी सांस रोकी, लहजा मजबूत रखा। हाँ मैं बात कर रहा हूँ। तुम कौन हो और किस खुशी में मेरी बीवी को किडनैप किया है? दूसरी तरफ एक मकरू सी हंसी गूंजी, ऐसी हंसी जो इंसान के अंदर की हड्डियों तक सर्दी उतार दे। अरे अरे इतना गुस्सा, वाह तुम्हारे लहजे में तो तड़प है ना। इस तड़प से मैंने तुमसे अपने भाई मांगा था। नुमान ने दांत भींचे। अरबाज शाह तुम, मैंने कहा था तुम्हारे भाई कातिल हैं, एक नहीं कई कत्ल। वो आवाज बीच में काटी हुई आई। हाँ हाँ कातिल है मानता हूँ, मगर वो मेरे भाई हैं और तुमने इनकार कर दिया था। देखा अब तुम्हारी बीवी मेरे कब्जे में। नुमान की आंखों में रोशनियों का अक्स लरसने लगा था। हाथ बेख्तियार मेज की सतह पर मुके की सूरत बनकर कपकपा उठे थे। अगर चाहते हो कि तुम्हारी बीवी की जान भी महफूज रहे और इज्जत भी, तो अपने इलाके के बड़े मैदान में आ जाना अपने हाथों से मेरे दोनों भाइयों को लेकर। मैं भी तुम्हारी बीवी को लेकर आऊंगा। नुमान कुर्सी की पुश्त से जरा सा आगे झुका, आवाज नीचे मगर पत्थर की तरह सख्त थी। ये मुमकिन नहीं है, तुम्हारे भाइयों ने पूरे इलाके में खून की नदियां बहाई हैं, ये इतनी आसानी से आजाद नहीं हो सकते। एक पूरा केस। इस बार दूसरी तरफ से आवाज सर्द और बेरहम हो चुकी थी। मैंने कहा मेरे भाइयों को रिहा करो वरना तुम्हारी बीवी गई मेरे हाथ से, और जब मैं कहता हूँ गई तो मतलब समझ लो ना। पूरे कमरे में जैसे एक लम्हे को सांस रुक गई थी। स्टाफ अपनी जगह जमा हुआ था, कोई एक भी आवाज नहीं कर रहा था। नुमान ने आंखें बंद की और फिर धीरे से खोलकर सीधा सामने देखा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर इसकी आवाज उठी, दबी, टूटी हुई और फिर भी मजबूत। अच्छा ठीक है अरबाज शाह मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ एक फातिहाना खामोशी फैली। नुमान की आवाज दोबारा उभरी, इस बार जैसे दिल के अंदर से निकली हो। लेकिन तुम मेरी बीवी को कुछ भी नहीं करोगे। एक खराश भी नहीं। अरबाज के लहजे में बला का ठहराव था। चलो बात पक्की, मैं इंतजार कर रहा हूँ कैप्टन साहब। कॉल कट गई। नुमान ने आहिस्ता से हेडफोन उतारा। इसके हाथ सख्ती से कांप रहे थे, मगर चेहरा एक पत्थर की तरह संजीदा, बेरंग, खाली था। पूरा स्टाफ इसको देख रहा था, कोई कुछ कहने की जुर्रत नहीं कर रहा था। वो धीरे से उठा, अपनी जैकेट सीधी की और बस एक जुमला बोला, गाड़ी तैयार करो। इसकी आंखों में एक ही चीज थी, मुस्कान, और इसको रिहा न कराने तक वो खुद सांस नहीं लेगा। कुछ घंटे बाद रात का डसा हुआ सन्नाटा पूरे मैदान पर फैला हुआ था। फिजा में हल्की सी नमी, दूर कहीं कुत्ते भौंकने की आवाज, इस खाली मैदान का सूखा हुआ घास, जैसे हर शय एक ही बात कर रही हो, ये रात आम नहीं है। 2 घंटे थकन से भरे सफर के बाद नुमान की गाड़ी गर्द उड़ाती हुई मैदान के किनारे आकर रुकी। इसके साथ 2 स्पेशल फोर्स के जवान थे, जिनके दरमियान अरबाज के दोनों भाई खड़े थे, हथकड़ियों में जकड़े, चेहरों पर एक हर बार और गुस्से की लकीरें।
नुमान ने गहरी सांस ली मगर नजर एक ही सिमत में थी जहां अभी कोई नहीं आया था। फिर अचानक सड़क के दूसरी तरफ से गाड़ी की तेज हेडलाइट्स नमूदार हुई। रोशनी सीधी इनकी तरफ पड़ी और फिर गाड़ी चंद कदम के फासले पर आकर रुक गई। दरवाजा खुला। अरबाज शाह आहिस्ता आहिस्ता उतरा। इसके हाथ में बंदूक और दूसरी तरफ से किसी ने मुस्कान को उतारा। वो खौफजदा थी। बाल बिखरे हुए, हाथ बंधे नहीं थे मगर वो अपने जिस्म को समेटे खड़ी थी। जैसे इसकी नजर नुमान पर पड़ी आंखें भर गईं लेकिन कदम हिल नहीं सके। अरबाज ने बंदूक इसके सर पर रख दी और तंजिया अंदाज में बोला, कैप्टन साहब, मेरे आदमी ने बताया था कि तुम काफी तेज हो, मगर आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी तेजी तुम्हारी बीवी को बचा भी सकती है या नहीं। सिर्फ एक गलत हरकत और ये लड़की गई, सीधा भेजा उड़ा दूंगा भी। नुमान का सारा वजूद एक लम्हे को जैसे जल उठा। वो जोर से आगे बढ़ा। आवाज मैदान में गूंजी, मैं तुम्हारे भाइयों को बिल्कुल महफूज लाया हूँ। खबरदार जो तुमने मेरी बीवी को छुआ भी। खुदा की कसम अरबाज शाह, मैं तुम्हें, तुम्हारे भाइयों को और पूरे खानदान को मिट्टी में मिला दूंगा। अरबाज हंसा, नहीं बस होंठ जरा ऊपर को उठे। एक सफाक लम्हे की खामोशी, फिर वो बोला, इतना गुस्सा? अच्छा भेजो अपने कैदी। नुमान ने हाथ से इशारा किया। दो जवान आगे बढ़े। अरबाज के भाइयों की हथकड़ियां खोली और धकेल कर इन्हें आजाद कर दिया। अरबाज ने बंदूक हटाई, मुस्कान के बाजू को पकड़ा और इसको नुमान की सिमत जोर से धकेला। वो लड़खड़ाई, कदम संभाल नहीं पाई। फिर अचानक भागकर सीधा नुमान के सीने से लपट गई, जैसे सारी दुनिया में सिर्फ यही एक जगह महफूज हो। इसके अंदर से फूटती सिसकियां, इसके कपड़ों में भीगती आंखें। नुमान के अंदर कुछ टूट गया था। बस ठीक है, मैं हूं ना, बस। मगर बात मुकम्मल होने से पहले अरबाज शाह और इसके दोनों भाई गाड़ी में बैठे और धूल उड़ाते मैदान से गायब हो गए थे। मुस्कान की हालत मुसलसल बिगड़ रही थी। इसकी सांसें तेज, हाथ ठंडे थे और चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। नुमान ने इसका चेहरा दोनों हाथों से थामा। परेशानी इसकी आंखों में साफ लिखी थी। मुस्कान, मेरी तरफ देखो, मैं हूं यहाँ, तुम बिल्कुल महफूज हो। वो कुछ कहना चाहती थी मगर हिचकियों में फंसी आवाज बाहर नहीं आ सकी। फिर अचानक इसकी आंखें उलझकर बंद हो गई थीं। नुमान घबरा गया था। मुस्कान आंखें खोलो। अरे, वो इसे बाहों में संभाले हुए सीधी गाड़ी की तरफ भागा। पीछे स्पेशल फोर्स के जवान भी तेजी से हरकत में आ गए थे। इससे इसे पिछली सीट पर लटाया, खुद भी साथ बैठ गया और ड्राइवर को चीख कर बोला, अस्पताल अभी, फौरन। गाड़ी पूरी रफ्तार से सड़क पर दौड़ती। नुमान ने इसके चेहरे को सहारा दिया हुआ था। बार बार इसके बालों पर हाथ फेरता जाता, जिससे इसके लम्ब से वो दोबारा होश में आ जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, सुन रही हो? तुमने कुछ गलत नहीं किया, मैं सब संभाल लूंगा। बस आंखें खोलो मुस्कान, बस एक बार। गाड़ी के अंदर इमरजेंसी लाइट्स की सुर्ख चमक मुस्कान के बेजान चेहरे पर पड़ रही थी। नुमान के हाथ कांप रहे थे। पहली बार इसे जिंदगी में किसी चीज का असल खौफ महसूस हो रहा था। इसे मुस्कान खोने का अफसोस था। कुछ भी देर बाद वो अस्पताल पहुंच गया। इसे फौरन इमरजेंसी वार्ड में दाखिल किया गया। वो अस्पताल के लंबे कॉरिडोर में बेचैन कदमों से टहल रहा था। हर लम्हा इसकी नजरें दरवाजे की तरफ उठती रही थीं, जहां डॉक्टर अंदर दाखिल होकर कुछ इत्तला देने वाले थे। कमरे की हल्की रोशनी दीवारों पर लटकती, अस्पताल की अलामात और बेड के किनारे लगे आलात सब मिलकर एक दबाव वाला माहौल तख्लीक कर रहे थे। चंद लम्हे बाद डॉक्टर बाहर आए। इनके हाथ में चार्ट थी और चेहरे पर संजीदा मगर तसल्ली देने वाली मुस्कान थी। वो फौरन दौड़ता हुआ इनके पास पहुंचा। डॉक्टर साहब, क्या हालत है? वो ठीक तो है ना? इसकी आवाज में बेचैनी और खौफ दोनों छलक रहे थे। डॉक्टर ने आहिस्ता से जवाब दिया, इनकी हालत अब काफी बेहतर है कैप्टन, लेकिन वो अभी भी बहुत डरी हुई है। फिलहाल नहीं, आपकी मौजूदगी और मोहब्बत की जरूरत है। इसे सर हाँ में हिलाया और फौरन अंदर जाने की इजाजत मांगी थी। जब इसे इजाजत मिली तो वो कमरे में दाखिल हुआ। अंदर की रोशनी नरम थी। बेड के किनारे एक पतला सा साया था जिसकी आंखें बंद थीं और जिस्म थकन से जकड़ा हुआ लग रहा था। इसकी सांसें बेतरतीब थी और हाथ कंबल के नीचे छुपे हुए थे। वो फौरन इसके पास बढ़ा और धीरे से इसका हाथ पकड़कर बोला, तुम ठीक हो ना? किसी ने तकलीफ तो नहीं दी तुम्हें? इसकी आंखें भर गईं और वो रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दें साईं जी, मेरी वजह से सब बर्बाद हो गया। आप कितनी मेहनत से पकड़े हुए मुजरिम मेरी वजह से रिहा हो गए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसने इसका हाथ थाम कर जोर से कहा, सब छोड़ो, सब कुछ भूल जाओ, बस इतना बताओ कि तुम ठीक हो। किसी ने तुम्हें तकलीफ नहीं दी ना? वो सर झुकाते हुए बोली, नहीं, इन्होंने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी, बस यही कह रहे थे कि अगर आपने इन दोनों को रिहा नहीं किया तो मेरी इज्जत पामाल कर देंगे और मार देंगे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मैंने इन दोनों लड़कियों को नहीं बताया होता तो आज ऐसा ना होता। इसकी आंखों में आंसू थे लेकिन वो सुकून के साथ बोल रही थी,
اس نے آہستہ سے اسے گلے لگا لیا اور کہا ایسا کچھ نہیں ہے، وہ لوگ پہلے ہی مجھ تک پہنچ چکے تھے، تمہیں اور عائد کو خطرہ ہی تھا، لیکن اب تم لوگ محفوظ ہو، اور ہاں تم بے فکر ہو جاؤ۔ اور رہی ان مجرموں کی بات، وہ دونوں مجرم اور ارباز شاہ سمیت تینوں مجرم پکڑ لیے گئے ہیں۔ انہوں نے سر ہاں میں ہلایا اور اس کی گود میں سر رکھ لیا۔ لمحہ بھر کے لیے دونوں نے خاموشی اختیار کی، صرف دل کی دھڑکنیں اور نرم سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر وہ روتی ہوئی آہستہ سے بولی کیا واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس سے مسکرا کر کہا تم بار بار یہ سوال کیوں پوچھتی ہو؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کی گردن میں سر رکھ کر خاموش رہی، پھر بولی میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ نے مجھے اتنا ڈانٹا، اتنی سختی کی، لیکن یہ سب میرے لیے تھا، مجھے حفاظت دینے کے لیے، لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر میری زندگی نامکمل ہے، تمہاری حفاظت کرنا میری ذمہ داری، اور تمہیں یہ کبھی بھولنے نہیں دوں گا۔ بے وقوف لڑکی، وہ آنکھیں بند کیے روتی رہی، لیکن اب آنسو خشک ہو گئے سکون کے۔ پھر اس کے بازوں میں جھکی رہی اور وہ اسے مضبوطی سے تھامے رہا۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کی دھڑکنوں میں گم تھے۔ کمرے کی نرم روشنی میں رات کے سناٹے کے بیچ ایک لمحہ ایسے آیا جہاں خوف، پریشانی اور خطرے کے بعد محبت اور تحفظ نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آغوش میں خاموش سے تھے، اور یہی سکون کا لمحہ ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا تھا۔ اب نہ خوف تھا نہ خطرہ، صرف سکون، محبت اور یقین تھا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ہیں اور دنیا کی ہر مشکل کا سامنا ساتھ میں کریں گے۔